हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी महादेवी वर्मा जी की गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और मेरे निकट आते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने मुझे चौंकाने ऊपर आया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर छुआ छुआ जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अपमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजन को अपने आने का मधुर संदेश इसी की कर्कश स्वर में देना पड़ता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में एक छोटे से जीव पर मेरी नजर रफक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था और कौवे जिसे सुलभ आहार खोज रहे थे। काक के चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट था, गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर मैं अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, परंतु मुंह खुल न पाया। दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में ही उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर उसमें अब झूलता और कांच के मनकों की आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती और अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसकी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के अंदर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहता था। वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों को पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी।
बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने के बाद ही कमरा खोला गया। मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे पर और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, पर उसका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे स्मरण नहीं आता गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में ही बैठना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी ही सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य चीजें लेना बंद कर देता था और झूले के नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने झूले की सफाई की तो उसके झूले में काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता था। उसका हटना एक परिचिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती थी, गिल्लू न बाहर जाता न झूले पर बैठता। वह मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था और समीप भी रहता था, ठंडक में भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत ही आ गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली को पकड़कर हाथ से चिपक गया, जैसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। खिड़की की जाली फिर से बंद कर दी गई, परंतु गिलहरिया की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही के लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।